टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जो भी छात्र पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वे सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमारे साथ में एक कैंडिडेट है जो अभी साक्षात्कार देकर के आए हैं पीसीएस 2024 का। इनसे हम पूछेंगे पूरे प्रोसेस के बारे में कि कैसे इंटर करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी रहता है तो क्या करना होता है, और जब हम लोग इंटर करते हैं साक्षात्कार रूम में तब उनके पास कौन कौन सी चीजें होती है, हमारी कौन कौन सी डिटेल्स होती है, सब कुछ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को आप लोग पहले ही लाइक कर दें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर इनका एक होली ऑफर आ गया है और इनका 5वां विश्वास दिवस भी है। और 5वें विश्वास दिवस के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी जानकारी दी थी कि और इस अवसर पर इन लोगों के जितने भी कोर्सेज हैं यूपीपीएससी के उसमें 80% तक की छूट दे दी गई है और बीपीएससी के जितने भी बैचेज हैं उसमें 75% तक की छूट दे दी गई है। यहाँ पर सभी प्रकार के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, चाहे वो टारगेटेड बैच हो, चाहे वो फाउंडेशन बैच हो, प्रीलिम्स का अलग बैच चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, काम्बो बैच चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, हिंदी माध्यम में बैच चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम बैच चाहते हैं वो भी मिल जाएगा। और यहाँ पर हर बैच में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती है, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, डेली क्लास नोट्स और डाउट क्लियरिंग सेशन। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग उसे किसी भी समय 24/7 उसे क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग नीचे देख भी सकते हैं कुछ बैचेस के नाम भी लिखी हुए। सक्षम 2.0 के नाम से एक बैच जिन विद्यार्थियों के टारगेट 2027 पीसीएस है और वही बैच हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम 2.0 के नाम से है। आक्रोश के नाम से प्रीलिम्स का एक बैच है पीसीएस 2026 के लिए है ये। ऊर्जा के नाम से भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच है। इसी तरीके से जिनका टारगेट 2026 है उनके लिए एक बैच ये देख सकते हैं आप लोग। तो बहुत सारे बैचेस है। इसी तरीके से बीपीएससी के बैचेस के बारे में नीचे जानकारी दी गई, इन्हें भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखा दी है, आप लोग जाकर के सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि ये जितने भी बैच आप देख रहे हैं चाहे वो बीपीएससी के हो चाहे वो यूपीएससी के हो, इन सभी बैचेस में एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP 500। क्या? PSP 500। तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। ये तो कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए हम बात करते हैं नीरज जायसवाल जिसे अभी अभी इन्होंने साक्षात्कार दिया है, इनसे पूछेंगे। तो नीरज जी, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप बताएं सबसे पहले अपने साक्षात्कार के बारे में और थोड़ा सा अपने बारे में, और उसके बाद में फिर इंटरव्यू का जो पूरा प्रोसेस है कि कैसे आप इंटर करते हैं, कौन सा कोड मिलता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी, मेरा नाम नीरज कुमार जायसवाल है और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। मैंने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस किया है 2015 में। सेकेंड टाइम आपका इंटरव्यू था, जब आप गेट से एंट्री लिए तो क्या क्या प्रोसेस हुआ, सारा कुछ डिटेल में बताइए ताकि जो छात्र जिनका इंटरव्यू लगने वाला है आने वाले समय में उनको हेल्प मिल पाए। देखिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, जितने डॉक्यूमेंट आपके डाउनलोड हुए हैं वो डॉक्यूमेंट ही आपसे वेरीफाई कराए जा रहे हैं। और जो आपने मार्कशीट वगैरह दी है, 6-7 मार्कशीट जो आपकी हो जाएंगी ग्रेजुएशन तक लेकर के, तो वो मार्कशीट और उसमें सेल्फ अटेस्टेशन है, नीचे आप सिर्फ साइन करते चले जाएंगे। और इसके बाद आपको जब गेट नंबर 3 से आप एंटर करते हैं, अभी जब गेट नंबर 3 से एंट्री हो रही है, यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए पुलिस फोर्स के लोग रहते हैं और 12:30 बजे के बाद हम लोग का एंट्री चालू हो गया था, मतलब 12:30 से। फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सीरियल में लगाने के लिए वहाँ पर एक पैम्पलेट लगा हुआ है कि आपको किस सीरियल में लगाना है। सबसे पहले आपका जो साक्षात्कार का जो लेटर है उससे उससे पहले भी आपकी जो फोटो वेरिफिकेशन करनी है, अटेस्टेशन जो करना है, सबसे पहले पेज वो रहेगा। उसके बाद आपका आवेदन पत्र, फिर देशना प्रपत्र, ऐसे करके वहाँ 7 डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाने हैं। अगर आप कहीं वर्किंग है तो आपकी एनओसी है और एनओसी को भी आपको लगाना है। एनओसी ओरिजिनल फॉर्म में मांग रहे हैं। और अगर आप कोई सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, कास्ट या डोमिसाइल का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, अगर आप यूपी से हैं तो उसमें एक चीज और मेंशन करना है, जो जनसूचना केंद्र से आपने बनवाया है उसमें उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त होना चाहिए। उसमें मेरा जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी मान्य था, तो सर ने ये बोल दिया है कि आप 15 दिन के अंदर उसको आप भिजवा दीजिए। एक उसके लिए आप प्रोसीजर है वो दे दिया है और 15 दिन के अंदर मतलब उसको भिजवाना है। और दूसरी चीज है उसमें फोटो अटेस्टेशन के लिए बहुत लोग सोच रहे हैं कि किससे कराएं किससे नहीं कराएं। बहुत इजी प्रोसेस है और यहाँ का बोर्ड जो है पूरा कॉर्डियल है। वो क्या कर रहे हैं कि आप फोटो वहाँ पे चिपकाइए, एक A4 साइज पे ऊपर नीचे फोटो चिपकाइए, अपना साइन कीजिए और डेट डालिए,
फोटो आपकी अटेस्ट हो गई, आपको किसी गजेटेड ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ आरओ होते। इसीलिए मैंने इसको वेरीफाई किया, यही मैं भी सोच रहा था। तो मैंने सर से बोला कि सर फोटो अटेस्ट मेरा आप कर दीजिए, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप उसमें सीधे आप अपना नाम लिखिए और डेट डाल दीजिए, आपका फोटो अटेस्ट हो गया। नहीं, लेटर लिख के देना नहीं होता है, सर के पास ऑलरेडी एक प्रारूप होता है, उसमें 1 2 3 4 का सीरियलिंग होता है। जैसे मेरा कास्ट सर्टिफिकेट का था, तो उसमें ये था कि जो प्रारूप में है उस प्रारूप में आप लेकर के 15 दिन के अंदर भिजवा दीजिए। तो वहां पे आपसे साइन करा लेंगे, सर भी साइन कर देंगे और वो आपको एक कार्बन कॉपी दे देंगे और वो आपके फाइल के ऊपर लग जाएगा। जो डॉजियर होता है आपका, उस डॉजियर के ऊपर लग जाएगा। जो आपने मेंस में भेजा था वो सारे डॉक्यूमेंट उसके नीचे रखे रहेंगे और जो अभी प्रीलिम्स इंटरव्यू में जो आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट ऊपर से लग जाएंगे। और वही वेरिफिकेशन होता है। जो आपने प्रेफरेंस सीट दी है, वो प्रेफरेंस सीट क्या होती है, वो एक अलग से सर वेरीफाई कर देते हैं, उसको उसमें लगाने की जरूरत नहीं, वो अलग से वेरीफाई होती है, फिर आपकी प्रोफाइल में वो लग जाती है। और उससे पहले जैसे आप मेंस और प्रीलिम्स का अपीयर करने के लिए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको कैमरा स्कैनिंग, बायोमेट्रिक स्कैन वगैरह होता है, वो आपका स्कैन हो जाएगा, फिर आप बड़े से हॉल में जाएंगे, ये सारी प्रक्रिया होगी। जो कुछ जहाँ नहीं समझ में आ रहा है आप पूछ लीजिए, सभी लोग बहुत हेल्पिंग हैं, कॉर्डियल हैं, तो कोई दिक्कत आती नहीं। डेट भी शिफ्ट कराने का कोई होता है क्या सिस्टम? सर मैंने इस बारे में पूछा नहीं और मुझे जानकारी नहीं थी। वेरिफिकेशन के बाद का क्या प्रोसेस होता है? वेरिफिकेशन के बाद का भी 2-3 प्रोसेस है। आप जब आपका वेरिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप एक दूसरे हॉल में जाएंगे। दूसरे हॉल में अगर आप वहां पर जाएंगे तो वहां पे लिस्ट होती है। जैसे यहाँ पे कोई सीरियल नंबर आपको मिला था, फिर वहां पर आप जाएंगे, वहां पर फिर से 2 फोटो चिपकाए जाते हैं। 2 फोटो आप चिपकाएंगे और उसको अगर कोई सर है या मैम है वो वेरीफाई करेंगी। वो वेरीफाई होने के बाद फिर उसको आप एक और स्टेप में आप सीढ़ियों से चलकर ऊपर की तरफ जाएंगे, जहाँ पे 40-38 चेयर रखी हुई, वहां पे आप बैठ जाएंगे और आप अपना कागज और अंदर सबमिट कर देंगे। फिर वो सर आपको बुलाएंगे। जो सीरियल नंबर आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन के टाइम में मिला था, वो सीरियल नंबर वहां नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। जैसे मेरा कुछ सीरियल था वो 100 समथिंग था और ऐसे ही करके 100, 200, 300, 400 ऐसे सीरियल नंबर होता है। जैसे एक बोर्ड में 10 बच्चों को बुलाया गया है, तो अगर एक बोर्ड के पास है तो 100 से लेकर के 110 तक हो जाएंगे। दूसरे बोर्ड में हो जाएंगे, वो आपके वो भी उसमें भी सफलिंग रहती है। एक बोर्ड में 402 वाला भी हो सकता है, 504 वाला भी हो सकता है। तो वो सब कुछ रैंडम है। और एक आपको वहां से जो 2 फोटो वेरीफाई अंदर होती है, उसका एक ऊपर का पार्ट आपको काट के दे जाता है, वही आप चेयरमैन सर को जाकर के अंदर रूम में दे देते हैं। और वहां पर रूम के बाहर अर्दली बैठे होते हैं, वो भी काफी आपको बताएंगे कि आप चिल रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ नेचुरल प्रोसेस है। और फिर आपका इंटरव्यू जब तक होता रहेगा, वहाँ पानी की बोतल वगैरह रखी रहेगी। आप इंटरव्यू में कोई डॉक्यूमेंट इसके अलावा नहीं ले जाएंगे, लेकिन ये जो सत्यापन वाली जो प्रक्रिया है, यहाँ तक आपकी जितनी मार्कशीट वगैरह है, आपने नोटशीट वगैरह कुछ बनाई है, अगर न्यूज़पेपर वगैरह भी है, तो आप वहाँ ले जाकर के जब तक आपका नंबर नहीं आता है तब तक आप उसको पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या कहते हैं, बैग में ही उसको रख दिया, शायद सोचा कि नहीं वहाँ ले जाने को मिलेगा। तो अगर न्यूज़पेपर वगैरह ले जा सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अगर न्यूज़पेपर से आता है तो आपके लिए ब्रशअप रहेगा वो। अच्छा, जो स्लिप आप ले जाते हैं इंटरव्यू पैनल के सामने, उसमें क्या चीजें लिखी रहती हैं? देखिए, शायद ये बताना सही है कि नहीं है ना? मतलब क्या कोड वगैरह होता है? मतलब हाँ, क्या? कोड होता है, सिर्फ सीरियल नंबर कोड होता है। मतलब उसमें आपका रोल नंबर, नाम वगैरह नहीं आपकी फोटो रहेगी, हाँ, कोड कोई नाम वगैरह कुछ नहीं रहेगा और कोड रहेगा बस। और कोड आप डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या मिल सकता है, सब कुछ रैंडम है। और कॉल भी रैंडम करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सीरियल से बुला लिया गया। अगर 101 से चल रहा है तो 102 बुलाना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो 105 भी बुला सकते हैं, 106 भी बुला सकते हैं। डिफरेंट बोर्ड है। आप जब वहां पर बैठे रहेंगे, टाइम भी काफी होगा, वॉशरूम वगैरह है, आपको चाय बिस्किट ये सब की भी व्यवस्था है, पानी वानी पीने की व्यवस्था है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। और देखिए, प्रेशर होता है, टेंशन होती है, तो जाहिर सी बात है कि आप कई बार थोड़ा बहुत जो भी आपको वॉशरूम वगैरह जाना, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अंदर जब गए तो वहाँ का माहौल आपको कैसा लगा? अंदर का माहौल काफी अच्छा था। इसी दिन के लिए जो भी परीक्षार्थी हैं, जो भी एस्पिरेंट है, वो सारी तैयारियां करते हैं। तो जब आप उस बोर्ड रूम में जाएंगे तो एक कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर में आमने सामने बोर्ड है। तो लकीली मेरे सामने जो बोर्ड के यूपीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, उन्हीं सर का जो है श्री श्रीनेश जी का था। और लेकिन मेरा जो बोर्ड था वो सुधीर प्रकाश सर का बोर्ड था मेरा। तो इंटरव्यू उनके ही पैनल में हुआ। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? स्टार्टिंग कहाँ से रही आपके क्वेश्चन की? अंदर घुसे आप, वहां से क्या किया? जब आप वहां से बेल बजेगी, फिर आपको अर्दली बोल लेंगे कि आप अंदर जाइए। जब आप अंदर जाते हैं तो
अब डिपेंड करता है किस बोर्ड का कैसा था। मेरा क्या था, सर ने मुझे बोला कि आप टेंशन मत लीजिए और ये बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, 10-15 मिनट आपसे हम सिर्फ बात करेंगे। तो आपको क्या हुआ कि उन्होंने रिलैक्स कराने की कोशिश किया, फिर ये बताया और मुझसे ये भी बोला सर ने कि लग रहा है कि आप काफ़ी नर्वस हैं। तो मैंने फिर बोला भी सर हाँ थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो हो ही जाती है। फिर बोला कोई बात नहीं आप बैठिए, और फिर पूछा कि आपकी हॉबी क्या है। फिर हॉबी के बारे में मैंने बताया, फिर उससे क्वेश्चन होना चालू हो गया। मैंने बोला सर मेरी किचन गार्डनिंग, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री और इसके अलावा मैं फ्री टाइम में सर बैडमिंटन खेलता हूँ और ट्रैवल ब्लॉग्स देखता हूँ। तो सर ने किचन गार्डनिंग से क्वेश्चन पूछ लिया, क्या क्या उगाते हैं आप, मतलब यही ऐसा ही टोन है। तो मैंने बोल दिया कि सर अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो मिर्च, टमाटर और धनिया ये सब हम उगाते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा तो ये बताइए धनिया किस अंग के लिए काम करती है। और मैंने कहा कि सर मैं इतना नहीं समझ पा रहा हूँ। और फिर उन्होंने बोला कि सजेशन दिया सर ने कि किडनी, लीवर, आईज किसके लिए काम करती है। तो मैंने गेस कर दिया कि सर कलरफुल होती है तो हो सकता है आंखों के लिए वो काम करती हो, है ना। तो क्या सही है क्या नहीं सही है, आपको वहाँ पे ये प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जा रहा है। और इसके बाद फिर सर ने ये भी पूछा कि आप वर्किंग, हाँ फिर पूछा कि आप वर्किंग हैं। तो मैंने बताया कि सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में मैं काम कर रहा हूँ और कब से कब तक कर रहे हैं ये बताया। फिर मैंने बताया कि सर जो मेरा ऑफिस है वो इंडिया गेट के पीछे है। तो उन्होंने अच्छा इंडिया गेट के पीछे है, तो ये बताओ इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में क्या फ़र्क है। आप देख रहे हैं कि आपका इंटरव्यू आप डिसाइड नहीं कर सकते कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। तो मैंने ये बताया कि सर इंडिया गेट नेशनल वॉर मेमोरियल है और गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, वो एंट्री गेट टू इंडिया है, वो समुद्र तट के किनारे है, तो इसलिए वहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बताया कि ये किसके लिए बनवाया गया था। तो मैंने बोला कि सर वॉर मेमोरियल जो बनवाया गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो लोग जिनकी जो शहीद हुए थे उनकी याद में बनवाया गया है और ब्रिटिशर्स ने इसको बनवाया था। फिर बोले गेटवे ऑफ इंडिया किस लिए बनवाया गया था, तो वो मुझे याद नहीं था। तो मैंने बोला सर मुझे याद नहीं है। सर ने खुद बताया कि आप गेस करिए किसी रानी वानी के लिए बनवाया गया हो। तो मैंने बोला कि सर हो सकता है कि क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की रानी थी शायद उनके लिए बनवाया गया। मैंने अभी क्रॉस वेरीफाई भी नहीं किया है। तो मैंने ये बोला कह रहे हैं अच्छा जॉर्ज पंचम के लिए भी बनवाया जा सकता है। तो मैंने बोला सर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में। फिर सेकंड पे बोर्ड मेंबर पे एक मैम थी, मैम ने फिर ये पूछना शुरू किया कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि ट्रेड और कॉमर्स इसमें क्या डिफरेंस है। तो मैं थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हुआ था। मैंने बताया कि मैम कॉमर्स का जो डेफिनेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करता है और ट्रेड जो होता है वो जो सर्विस सेक्टर है उसमें जो ट्रेड आपका एक्सचेंज होता है उसमें होता है। फिर मैंने बताया कि मैम मैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हूँ, तो कॉमर्स का क्या काम है कि वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज है ना उस पर काम करता है, और इंडस्ट्री का काम क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स जो उस लेवल पे है तो उस पर काम करता है। फिर उन्होंने पूछा कि यूनिट और इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है। मैंने बताया यूनिट एक यूनिट होती है किसी भी उसके लिए इंडस्ट्री के लिए, और इंडस्ट्री उसका पूरा समूह होता है, कलेक्शन ऑफ यूनिट्स हो सकता है। फिर एक हाँ ट्रेड डेफिसिट का क्वेश्चन पूछा, उस पर मैंने आंसर किया ट्रेड डेफिसिट के बारे में। फिर ये बताया कि आप मैंने बताया कि चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड डेफिसिट अभी चल रहा है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है उसको ट्रेड डेफिसिट है, और इंडिया और चाइना के बीच में अभी $100 बिलियन का ट्रेड है जिसमें $80 बिलियन का डेफिसिट चल रहा है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते रही मैम, और ट्रेड डेफिसिट का पूछा। फिर इसके बाद सर के पास जो बोर्ड मेंबर 3 थे तो उन्होंने पूछा कि आपने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी है। फिर वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आना चालू हुआ। फिर एक हाँ अभी AI समिट और इसके बारे में बात हुई, तो मैंने बताया कि AI समिट में अभी ऐसा चल रहा है। उन्होंने स्टार्ट जो किया था, एक कोई खोसला है जो इंडियन IT इंडस्ट्री के बहुत बड़े जायंट है, तो उनसे मैंने कहा कि मैंने सर नाम तो सुना है लेकिन मैं उनकी कंपनी का नाम नहीं जानता हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि AI और इसके बारे में पूछा कि अभी इंडियन कंपनी कौन सी है जो AI के लिए काम कर रही है। तो मैंने जो अभी रिसेंटली में जो सर्वम केज करके जो चश्मा है उसके बारे में बताया, और रिलायंस जियो के बारे में बताया। तो एक आध कंपनी का और नाम पूछ रहे थे सर, तो मैंने कहा मुझे याद नहीं है सर। फिर उन्होंने पूछा कि उस चश्मे का क्या रोल है, कहाँ आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि उसको हम ट्रैफिक वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, आप कमांड देते हैं और उसके अनुसार ही वो चश्मा प्रोसेस कर रहा है, तो इसका जो फ्यूचर यूज़ है वो ट्रैफिक वगैरह में यूज़ हो सकता है। फिर एक दो सवाल और सर ने पूछे तो वो मुझे अभी याद नहीं आ रहे। फिर सर के पास आ गया जो बोर्ड मेंबर 4 थे,
तो सर ने पॉलिटी से पूछा कि आप ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो मैंने बताया कि कितने टाइप के हैं। मैंने बताया कि सर 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं और आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक उनको मेंशन किया गया है। तो उन्होंने बोला सर ने बोला वेरी गुड। और फिर उन्होंने पूछा कि सेंटर स्टेट रिलेशन किस पार्ट में है। तो मैंने बताया सर पार्ट 6 में है। फिर मैंने बोला कि कौन कौन सी लिस्ट है। तो मैंने तीनों लिस्ट के नाम बताए, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और मैंने बताया कि इसका आर्टिकल 246 में मेंशन है। तो ये क्वेश्चन पूछा सर ने, यही 2 क्वेश्चन पूछे थे। और उसके बाद फिर चेयरमैन सर के पास फिर गया। तो चेयरमैन सर ने यहाँ पे थोड़ा सा फंसाया। क्या हुआ कि मुझसे बैकग्राउंड के बारे में पूछने लग गए। अच्छा आपने बीटेक किया है तो सी और C++ क्या है, बहुत मतलब फाउंडेशनल क्वेश्चन है। तो उसके बारे में मैंने कुछ बताया। तो कुछ वो और 1-2 क्वेश्चन कर रहे थे। तो मैंने बताया कि सर सी एक बेसिक लैंग्वेज है, C++ एडवांस वर्जन था उसका। और डायरेक्टरी वगैरह के बारे में बात किया। फिर कह रहे हैं हैश का क्यों यूज़ होता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन किए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं नर्वस जरूर हुआ था क्योंकि मैंने इतना नहीं सोचा था कि सर इतना डीप में जाकर के पूछ लेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन वहाँ से हुए। उसके बाद फिर सर ने बोल दिया कि ठीक है आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन था कि ट्रेड डेफिसिट अगर कम है तो आप कैसे उसको मतलब इम्प्रूव करेंगे कि ट्रेड डेफिसिट हमारा ना रहे। तो उसमें मैंने बताया कि सर, मैम ने पूछा था, मैंने कहा मैम उसमें हम वो सेक्टर आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पर हम मजबूत हैं, दूसरे वो सेक्टर आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पर हम कमजोर हैं। जैसे हमारा IT सेक्टर है वो उसमें हम मजबूत में हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम थोड़ा कमजोर हैं। तो हम उसमें अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। 2014 में जो इंडिया को मेक इन इंडिया, मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, ऐसा हो सकता है वहाँ पर नर्वस हो जाएंगे आप या कुछ भी होगा तो नहीं नाम याद आया। लेकिन मैंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाह रहे हैं इंडिया को और 2014 में मिशन है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा मैम। तो बोले कोई बात नहीं। और फिर उसके बारे में बताया कि जो भी सेक्टर हम आइडेंटिफाई करेंगे, US एंड कनाडा का फूड प्रोसेसिंग में बहुत वो है, हेजमनी है। तो उसके लिए हम अपने यहाँ के जो लोकल लेवल पे है फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब बना करके अगर हम अपने जो फूड प्रोडक्शन के जो मटेरियल हैं अगर उसको हम प्रसंस्करण करते हैं तो हमारे लिए क्या होगा कि हमारी इनकम जनरेट होगी, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होता जाएगा। फिर मैम ने बोला कि FPO बहुत सक्सेसफुल नहीं है। तो मैंने बोला कि हाँ मैम सक्सेसफुल बहुत नहीं है क्योंकि हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है, हमारे पास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कम है, अवेयरनेस कम है, किसानों के पास जानकारी कम है, टेक्नोलॉजी कम है। तो इन सब दिशाओं में अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है कि हम आगे आने वाले टाइम में कुछ इम्प्रूव कर पाएँ। और इसका जो फूड प्रोसेसिंग के लिए जो गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है, मेगा फूड पार्क, फूड क्लस्टर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सब बना रही है। अगर ये सब दिशा में काम अगर हम कर ले जाएंगे तो हो सकता है कि हम आगे अच्छा कर पाएँ। खास क्वेश्चन हो रहे थे जो आप बता रहे हो उसी को आपको आगे बढ़ा रहे हैं। और जाहिर सी बात है इसी तरीके से इंटरव्यू होता भी है। आप कुछ डिसाइड भी नहीं कर सकते हो आपका इंटरव्यू कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, है ना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब मुझसे इंडिया गेट को कनेक्ट करेंगे गेटवे ऑफ इंडिया से, ठीक है। और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि C और C++ का बेसिक डिफरेंस क्या है। फिर जावा और पाइथन के बारे में भी पूछ लिया, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ जो ये बेसिक जो क्वेश्चन थे इसमें थोड़ा सा मैं हड़बड़ाया था, नर्वस हुआ, लेकिन वो ओवरऑल मैनेज हो गया। तो और बाकी जो बोर्ड मेंबर्स थे, स्टार्ट जैसा आपका हुआ तो उस स्टार्ट में भी कॉन्फिडेंस वगैरह चेक होता है, यही सब है। कितना 15-20 मिनट चला कितना? मेरा जो अर्दली बैठे थे, मैंने जाते टाइम को बोल दिया था सर टाइम कितना हुआ, तो उन्होंने नोट किया, तो 18 मिनट उन्होंने मुझे बताया था। बाकी ओवरऑल मतलब अच्छा आपका लगा कि इंटरव्यू अच्छा हुआ? देखिए आप ये कभी नहीं कह सकते हैं जब तक आपका इंटरव्यू होने के बाद फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि हाँ इंटरव्यू अच्छा हुआ है आपका। ठीक है सर। पेपर तो इंग्लिश मीडियम में लिखा था। इंग्लिश मीडियम में लिखा था। ये UPSC के अटेम्प्ट ये मेरा 7th अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने 2 मेंस लिखे हैं, ये तीसरा मेंस था, लेकिन इंटरव्यू मेरा आयोग का पहला है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।